देखो, लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने तुम लोगों को पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सेक्शन 23 बताता है कि जीएवी ये तो ऐसे तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर ही होगा, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, आई रिपीट, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से कम है, वैकेंसी आने से पहले ज़्यादा था लेकिन वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया तो जीएवी हम लोगों का एक्चुअल रेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड दो तरीके का होता है, एक होता है पीरियड वाइज और एक होता है एरिया वाइज। पीरियड वाइज का मतलब क्या है? पीरियड वाइज का मतलब है कि सपोज़ ये तुम्हारा एक हाउस प्रॉपर्टी है, इस पर 6 महीना तुमने भाड़े पे दिया था, फिर बाकी के 6 महीने तुम खुद रहे। और एरिया वाइज का मतलब क्या है? ये तुम्हारा सपोज़ एक हाउस प्रॉपर्टी है, आधा तुमने भाड़े पे दे दिया, आधा तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अच्छा, तो अगर पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब कुछ महीनों के लिए भाड़े पे था, कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा मानेंगे कि इट वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इट वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, एक ही प्रॉपर्टी मानेंगे जो विच वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर अगर पीरियड वाइज है। लेकिन अगर एरिया वाइज है तो फिर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लोग मानेंगे। क्यों? एरिया वाइज का मतलब है कुछ पोर्शन भाड़े पे दिया, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो जितना पोर्शन भाड़े पे दिया वो एक प्रॉपर्टी मानेंगे और जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एक प्रॉपर्टी मानेंगे। लेकिन अगर पीरियड वाइज अगर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मानेंगे कि इट वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। समझ में आया? अच्छा, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये दो एग्जांपल्स देखने से। उसके पहले देखो, मैंने नीचे लिख दिया है कि अगर पीरियड वाइज है तो एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अगर एरिया वाइज है तो एज्यूम दैट देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़, 1 लेट आउट एंड 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग एरिया वाइज के सम को सॉल्व करेंगे, इससे पीरियड वाइज ज़्यादा समझने में इजी लगेगा। ठीक है, देखो, एरिया वाइज में मैंने क्या बोला कि हम लोग मानेंगे कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? सपोज़ कि तुम्हारे पास एक घर है जिसमें ऊपर वाला फ्लोर तुमने भाड़े पे दे दिया, नीचे वाला फ्लोर पे तुम खुद रहते हो, तो ऊपर वाले फ्लोर को अलग प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा, नीचे वाले फ्लोर को अलग। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें क्या बोला है? एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000 फॉर लेट आउट। यूनिट 1 लेट आउट पे दिया है, एक्चुअल रेंट जिसका है 10,000। यूनिट 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और म्यूनसिपल टैक्स कितना है? 15,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 40,000। ठीक है, अब क्या मानेंगे? देखो, इतना तो मालूम चल गया कि यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 1 लेट आउट है, यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। कितना पोर्शन भाड़े पे है, कितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं बोला है। तो जब जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा एरिया वाइज के केस में, अगर बोला कि यूनिट 1 लेट आउट है, यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग ये मानेंगे कि 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर बोल दिया कि 70% लेट आउट, 30% सेल्फ ऑक्यूपाइड, तब तो कोई बात ही नहीं है। जितना पोर्शन लेट आउट होगा उतना पोर्शन लेट आउट मानेंगे, जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, इसीलिए हम लोग मानेंगे कि 50% लेट आउट है और 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी तो तुम्हारा अल्टीमेटली एक ही है। हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मानेंगे कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। इसका मतलब है, एक सेकेंड रुको, इसका मतलब है कि सपोज़ ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है। एक बात मुझे बताओ, इसमें ऊपर वाले फ्लोर जो कि 50% हो गया तुम्हारे प्रॉपर्टी का, तुमने भाड़े पे दे दिया और नीचे वाले फ्लोर पे तुम खुद रहते हो। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन साइलेंट है तो 50% मानेंगे। लेकिन जो म्यूनसिपल टैक्स तुम पे करोगे वो तो इस पूरे प्रॉपर्टी के लिए एक ही म्यूनसिपल टैक्स पे करोगे ना, है ना? म्यूनसिपल टैक्स इस पूरे प्रॉपर्टी के लिए एक ही पे करोगे, थोड़े ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लोग आएंगे ये देखने के लिए कि क्या कौन सा क्या प्रॉपर्टी है, ये सब थोड़े ना होता है। ये तुम्हारा पूरा एक प्रॉपर्टी है, इस पूरे प्रॉपर्टी पे तुम एक ही म्यूनसिपल टैक्स दोगे। इस पूरे प्रॉपर्टी पे अगर तुमने लोन लिया है और उस लोन अमाउंट का अगर इस पर इस्तेमाल करते हो तो इस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर ही तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया होगा। फेयर रेंट भी इस पूरे मतलब मार्केट रेंट इस पूरे प्रॉपर्टी का ही निकाला होगा। एक्सपेक्टेड रेंट यानी इस पूरे प्रॉपर्टी का होगा। तो फिर दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे माने?
कैसे पता करें कि म्यूनसिपल टैक्स लेट आउट पोर्शन के लिए फिर कितना होगा, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कितना होगा, कैसे करें? है तो ये पूरा एक ही प्रॉपर्टी अल्टीमेटली, जिसमें 50% भाड़े पे दिया, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो फिर म्यूनसिपल टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें अलग अलग पोर्शन के लिए, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स तो मैं एक ही प्रॉपर्टी पे, इस पूरे प्रॉपर्टी पे मैंने एक म्यूनसिपल टैक्स दिया है, इस पूरे प्रॉपर्टी पे मैंने एक इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, ठीक है। तो फिर कैसे हम लोग निकालें कि लेट आउट के लिए कितना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कितना, कैसे निकाले? देखो, जितना पोर्शन लेट आउट उतना पोर्शन लेट आउट का म्यूनसिपल टैक्स, जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड उतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड का म्यूनसिपल टैक्स। तो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग मानेंगे 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी जो भी ये एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब तो पूरे प्रॉपर्टी का है। इनको हम लोग लेट आउट पोर्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड में आधा आधा करके बांट देंगे। समझ में आया? अब अगर लेट आउट बोलता 75% और सेल्फ ऑक्यूपाइड 25%, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स 75% लेट आउट में चला जाता, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड में आ जाता। समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, हम लोगों ने 50-50 माना है। तो जितना भी एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो पूरे इस प्रॉपर्टी का है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड में आधा आधा बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट के केस में हम लोगों ने 50% पकड़ा है। तो यानी एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 था, लेट आउट में एक्सपेक्टेड रेंट हम लोगों का कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। ये मैं दूसरे जगह पे फ्रेश करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सपोज़ कि ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आधा लेट आउट आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट इसमें आधा दे देंगे, जो कि हो जाएगा 60,000, और इस पर आधा चला जाएगा, जो कि होगा 60,000। देखो, जब पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड में एरिया वाइज सम्स आएंगे, तुम लोग भी रफ में ऐसे बांट देना, तो यहाँ पे तुम्हारा सम आधा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रफ में कहीं पे भी ऐसे दिखा लेना, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या है, एक्चुअल रेंट में मैं लास्ट में आती हूँ। फिर क्या है, म्यूनसिपल टैक्स है 15,000, तो ये भी तो मैंने इस पूरे प्रॉपर्टी के लिए एक ही पे किया होगा। तो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड को तो अलग अलग मानना है, तो दोनों में कैसे बांटेंगे, 50-50, ठीक है। तो यानी इस पे तुम्हारा म्यूनसिपल टैक्स कितना हो जाएगा, 15,000 था, तो यहाँ पे आ जाएगा आधा 7,500, और यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स आ जाएगा आधा 7,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि है 40,000। तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे चला जाएगा आधा 20,000, और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन चला जाएगा आधा 20,000, ठीक है। तो देखो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, हम लोगों ने ये माना कि इस पूरे प्रॉपर्टी में 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसीलिए देखो हर एक चीज़ को मैंने 50-50 बांट दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट भी इस पूरे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरा एक ही है, आधा लेट आउट आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ है, तो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस हम लोगों को मानना है कि लेट आउट अलग पोर्शन है, अलग प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग प्रॉपर्टी, बट अल्टीमेटली तो एक ही घर है मेरा। तो इस एक घर का एक्सपेक्टेड रेंट एक ही होगा, म्यूनसिपल टैक्स एक ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक ही होगा। तो उसको हम लोगों ने पीरियड वाइज में आधा आधा बांट लिया, सॉरी एरिया वाइज में, एक्सट्रीमली सॉरी, एरिया वाइज में आधा आधा बांट लिया। अब बात करेंगे एक्चुअल रेंट का। एक बात बताओ, नीचे वाले फ्लोर पे तुम रहते हो, ऊपर वाला फ्लोर तुमने भाड़े पे दिया, नीचे वाला फ्लोर अलग प्रॉपर्टी माना जाएगा, ऊपर वाला फ्लोर अलग प्रॉपर्टी। एक्चुअल रेंट जो है, क्या वो भी आधा बांटेंगे? तुम खुद जहाँ पे रहते हो वहाँ पे क्या तुमको भाड़ा मिल रहा है? नहीं, वो तो तुम्हारा खुद रहने का जगह है। जहाँ पे जिस पोर्शन को तुमने भाड़े पे दिया है वहाँ पे तुमको एक्चुअल रेंट मिल रहा है। तो एक्चुअल रेंट सिर्फ एक ऐसा आइटम है जो देखोगे पीरियड वाइज में भी देखोगे एक्सेप्शन रहता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल रहेगा, इसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं क्योंकि ये तो मेरा रेंटल इनकम है। तो जिस पोर्शन से मेरा ये इनकम डिराइव हो रहा है उसी पोर्शन में तो मेरा ये इनकम जाएगा, इसको कैसे बांटे? एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब इस पूरे मेरे पूरे घर का है, ये कुछ लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं है, ये मेरे पूरे घर का है। समझ में आया? लेकिन जो म्यूनसिपल टैक्स तुम्हारा है, सॉरी जो एक्चुअल रेंट तुम्हारा है वो तो सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पोर्शन के लिए है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल रेंट मैं लेट आउट में डाल दूंगी। एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, पर मंथ 10,000 है तो 12 महीने का आ जाएगा 1,20,000। तो देखो यहीं पे मेरा आधा सम कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो रफ़ के बाद हम लोगों ने देखा कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा तुम्हारा 60,000, ठीक है, 50-50 करने से 60,000 आया था, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 60,000, और एक्चुअल रेंट हम लोगों ने अभी रफ़ में किया 12 महीने का 10,000 के हिसाब से कितना हो गया था 1,20,000, ठीक है। इस रफ़ को देख के तुम लोगों को करना है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। सब कुछ हम लोगों ने आधा आधा बांट लिया था। एक्सपेक्टेड रेंट था 1,20,000, तो उसको 60,000 कर दिया था। म्यूनसिपल टैक्स था 15,000, तो उसको 7,500 कर दिया था। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन था 40,000, तो उसको यहाँ पे 20,000 ले लिया था, ठीक है। और एक्चुअल रेंट आ गया था 1,20,000। उसी तरीके से सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्यूनसिपल टैक्स आ गया था 7,500, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया था 20,000। एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं, और एक्सपेक्टेड रेंट भी लिखना ना लिखना एक ही है। ऐसा क्यों, ये जब सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैं करवाऊंगी तब बताऊंगी। अच्छा, तो एक्चुअल रेंट आ गया 1,20,000, तो हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट होगा GAV, तो हायर कितना है 1,20,000, तो GAV आ गया 1,20,000। फिर म्यूनसिपल टैक्स यहाँ पे कितना निकला था 7,500, तो लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स 7,500, तो NAV आ गया 1,12,500, ठीक है। NAV से हम लोग डिडक्शन लेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A NAV का 30% होता है 33,750, और इसमें से और क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हम लोगों ने आधा बांट लिया था 20,000 है लेट आउट के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 हम लोग लेट आउट पे दे देंगे। अच्छा, फिर से मैं बता रही हूँ, ये एक्सपेक्टेड रेंट जो है ये 60 रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया 20,000, तो इसका मतलब NAV से जब स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये माइनस करेंगे तो फिर हम लोगों का देखो लेट आउट पोर्शन के लिए इनकम कितना आ गया 58,750। क्लियर हुआ, सबको हम लोगों ने आधा आधा बांट लिया। ये तो लेट आउट के लिए था। अब बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का। अच्छा, एक बात बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल रेंट नहीं आता है, वो तो मेरा खुद का रहने का जगह है। जहाँ पे रेंटल इनकम ही नहीं है, एक्चुअल रेंट ही नहीं है, वहाँ पे क्या GAV, और अगर GAV ही नहीं है तो फिर तुमको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन क्यों मिलेगा, समझ में आया। तो अगर ना GAV है ना कुछ डिडक्शन है तो NAV क्या हो जाएगा, नील। और अगर NAV नील है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि NAV का 30% होता है वो भी नील। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे वही किया है मैंने, याद है अभी मैंने बोला एक्सपेक्टेड रेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स हम लोग खुद रहते हैं, तो जहाँ पे रेंटल इनकम ही नहीं है वहाँ पे क्या GAV आएगा, और जहाँ पे इनकम है ही नहीं वहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और जहाँ पे GAV नील है, म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन नील है, वहाँ पे NAV भी नील आएगा। समझ में आया। अच्छा, NAV अगर नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील, क्योंकि वो तो 30% ऑफ NAV होगा, तो 30% ऑफ नील विल बी नील, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले सकते हो। समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का सिर्फ यहाँ पे डिडक्शन लेंगे, तो ये तो नील है, नील से 20,000 माइनस करेंगे तो ये तो मेरा -20,000 हो जाएगा। ना कोई इनकम है, क्योंकि कुछ इनकम नहीं है इसीलिए कुछ डिडक्शन नहीं। देखो मैंने म्यूनसिपल टैक्स भी यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों, वहाँ पे हम लोग आधा आधा बांटेंगे, हम लोगों के सम करने में आसान होगा अगर हम लोग आधा आधा बांटेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जब सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो ना तो मेरा GAV आएगा कुछ, तो GAV अगर आएगा ही नहीं तो गवर्नमेंट तुमको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं देंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो NAV तो नील, NAV अगर नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ नील विल बी नील। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन देते हैं, जो कि हम लोगों ने ले लिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट का इनकम आ गया 20,000। तो देखो लेट आउट का इनकम था 58,750, लेट आउट, एक सेकेंड, लेट आउट का इनकम था 58,750 और सेल्फ ऑक्यूपाइड का आया है -20,000। तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों को प्लस करेंगे, A और B दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38,750। ये था एरिया वाइज। तो एरिया वाइज में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग, प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो ऑब्वियस है प्रॉपर्टी एक है तो उस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर म्यूनसिपल टैक्स एक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक है, सब एक है, तो उनको क्या करेंगे हम लोग
पोर्शन वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना परसेंट लेट आउट होगा उतना परसेंट में लेट आउट में डाल देंगे, जितना परसेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब सेल्फ ऑक्यूपाइड में डाल देंगे। सिर्फ एक्चुअल रेंट एक्सेप्शनल है। जिस पोर्शन को हम लोगों ने लेट आउट किया था उसी पोर्शन का इनकम है एक्चुअल रेंट, तो उसी पोर्शन में एक्चुअल रेंट जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग पीरियड वाइज का के सम को करेंगे। देखो पीरियड वाइज में मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बताया था कि एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा मैंने क्यों बोला कि एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर? इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि वो मेरा एक ही प्रॉपर्टी है। समझ में आया? और म्यूनसिपल टैक्स जो एनुअल होगा वो एनुअल ही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एनुअल ही लेंगे। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर एज्यूम करने का बस मतलब ये है। समझ में आया? तो क्या एक्चुअल रेंट भी एनुअल लेंगे? नहीं। अभी देखो मैंने बोला था एक्चुअल रेंट सिर्फ एक्सेप्शनल होता है। वहाँ पे भी एरिया वाइज में भी एक्चुअल रेंट को हम लोग नहीं बांटे थे। जिस पोर्शन को लेट आउट पे दिया था उसी पोर्शन पे एक्चुअल रेंट पूरा चला गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर तुमने 5 महीना भाड़े पे दिया तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट तो 5 महीने का होगा, 12 महीने का तुम नहीं ले सकते हो। ये एक्सेप्शनल है एक्चुअल रेंट सिर्फ, बाकी हर एक चीज़ हम लोग एनुअली लेंगे। ठीक है? पीरियड वाइज में एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर का मतलब है सारे चीज़ों को हम लोग एनुअली लेंगे। कुछ बांटना नहीं है, इसकी एरिया वाइज की तरह कुछ नहीं होगा, कुछ बांटना नहीं है। मानेंगे सब प्रॉपर्टी वाज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, कुछ नहीं बांटना है। म्यूनसिपल टैक्स पूरे साल का लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का लेंगे, कुछ डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल रेंट में ना एक्सेप्शनल है। जितना पैसा जितने महीने का रेंट मेरे हाथ में आया उतने महीने का रेंट ही हम लोग एक्चुअल रेंट लेंगे फॉर जीएवी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट इस क्वेश्चन में देखो, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,20,000। एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स और बाकी का 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इसका मतलब एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 6 महीने का 60,000। ठीक है? म्यूनसिपल टैक्स पेड कितना है? 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000। इनका तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने माना है प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ एक्चुअल रेंट को हम लोग जितने महीना हम लोगों ने भाड़े पे दिया था उतने महीने का भाड़ा ही एक्चुअल रेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब ये आ गया 60,000। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सपेक्टेड रेंट लिखा है 1,20,000, एक्चुअल रेंट है 60,000। तो जीएवी क्या हो जाएगा? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे देखो जीएवी आ गया 1,20,000। ठीक है? जीएवी यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1,20,000 क्योंकि हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। बस अब क्या है? अब सब नॉर्मल जैसे करते थे। म्यूनसिपल टैक्स कितना था? 15,000। तो म्यूनसिपल टैक्स 15,000 ही लेंगे क्योंकि हम लोगों ने माना है कि प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, कुछ और बांटना नहीं है। ठीक है? ये ज़्यादा इजी है। अच्छा, फिर उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आ गया जिसमें से हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? नेट एनुअल वैल्यू का 30% जो कि 31,500 आया। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पूरे साल का लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग मानते हैं दैट द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है? सिर्फ एक्चुअल रेंट को हम लोगों को जितने महीना हम लोगों ने घर को भाड़े पे दिया था उतने महीने का ही रेंट हम लोग एक्चुअल रेंट लेते हैं क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स के प्रोविज़न को तो नहीं बदल सकते हैं ना। इनकम टैक्स का प्रोविज़न बताता है जीएवी इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो इसीलिए सिर्फ एक्चुअल रेंट यहाँ पे एक्सेप्शनल होता है। ठीक है? बाकी सब हम लोग पूरे साल के लिए ले लेंगे क्योंकि हम लोगों ने माना है प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी पूरे साल के लिए ले लिया। तो बस माइनस करके ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको देखो ध्यान से, अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझको पूछो, फिर मैं होमवर्क भेजती हूँ। ठीक है? अच्छा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ तो हम लोगों ने क्या देखा? एरिया वाइज अगर है तो फिर हम लोगों को लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड में बांट देना है। किस किस को बांटना है? एक्चुअल रेंट के अलावा बाकी चीज़ों को हम लोग बांट देंगे क्योंकि हम लोगों के लिए लेट आउट अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा, तब सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग प्रॉपर्टी। अच्छा, एक्चुअल रेंट के अलावा बाकियों को क्यों बांटेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली घर तो मेरा एक ही है। म्यूनसिपल टैक्स भी मैंने उस पूरे घर पर एक ही दिया है। ठीक है? म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी मेरा उस पूरे घर के लिए हुआ था। समझ में आया? स्टैंडर्ड रेंट भी मेरा उस पूरे घर के लिए ही हुआ था। सब कुछ मेरा उस पूरे घर के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैंने उस पूरे घर के लिए दिया था, ना कि लेट आउट के लिए अलग, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग। इसीलिए एक्चुअल रेंट के अलावा बाकी चीज़ों को बांट देंगे। एक्चुअल रेंट तो ये मेरा एक्चुअल रेंट है, जिस पोर्शन को मैंने भाड़े पे दिया था उसी पोर्शन में ये जाएगा। ठीक है?
अच्छा, फिर पीरियड वाइज में क्या था, उसमें मानेंगे प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, मतलब सब कुछ एनुअल लेंगे। भले ही मैंने प्रॉपर्टी को 2 महीना भाड़े पे दिया, बाकी के 10 महीना मैं खुद रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानूंगी कि प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पीरियड वाइज है। ठीक है, सिर्फ एक्चुअल रेंट जितना महीना मैंने भाड़े पे दिया था उतने महीने के लिए मैं लूँगी, बाकी सब कुछ पूरे साल के लिए मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि फॉर पीरियड वाइज इट इज़ एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। समझ में आया? देखो कोई भी डाउट होगा तो पूछना।